कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़े शहर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल चुका है। दरअसल आज से 10 साल पहले एक बहुत बड़ी सोलर फ्लेयर आई थी जिसने ओजोन लेयर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ओजोन लेयर तबाह होने के बाद जमीन बंजर हो गई, जिस वजह से इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी मर गई और कुछ ही इंसान अर्थ पर बचे हुए हैं जो किसी भी तरह से अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। जमीन पर ज्यादातर ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर इंसान नहीं रह सकता, यानी कि जमीन अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची। जमीन पर हमेशा तूफान आते रहते हैं और इसी तूफान में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फिंच है, जिसने एक सूट पहना होता है। ये सूट सूरज से निकलने वाली यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए होता है, क्योंकि जमीन पर हर जगह अल्ट्रावायलेट रेज फैल चुकी है जो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। दरअसल फिंच यहाँ पर खाना ढूंढ रहा है। वो एक जगह पर जाता है जहाँ उसे डॉग का खाना मिलता है। फिंच वापस उस जगह आ जाता है जहाँ पर वो रहता है। दरअसल ये एक लैब है जहाँ पहले कभी वो काम किया करता था। फिंच यहाँ पर अपने एक रोबोट और अपने डॉग के साथ रहता है। फिंच अपने डॉग से बहुत प्यार करता है। हमेशा उसे इस बात की टेंशन होती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उस डॉग का क्या होगा। दरअसल फिंच की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए फिंच एक ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहा होता है जो उसके बाद उसके डॉग का ध्यान रख सके। वो उसके लिए बहुत सारी किताबें भी पढ़ता है और जब वो रोबोट तैयार हो जाता है तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस रोबोट के अंदर फीड कर देता है। फिंच जल्द से जल्द इस रोबोट का काम पूरा करना चाहता है, पर तभी लाइट चली जाती है। फिंच जाकर लाइट को ठीक करता है और तब रोबोट उसे बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो 24 घंटों में यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये तूफान यहाँ पर कई दिनों तक रहेगा, जिसे बच पाना नामुमकिन है। फिंच डिसाइड करता है कि ये सब के सब यहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। अब रोबोट को चलना नहीं आता है, इसीलिए फिंच उसे सिखाता है कि चला कैसे जाता है और जब वो चलना सीख जाता है तो ये सब के सब एक बस के जरिए यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। फिंच की ये जो बस होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होती है। अब जब ये सफर में आगे बढ़ते हैं तो उनके रास्ते में एक शहर पड़ता है। फिंच अपना सूट पहनकर अपने ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ बाहर निकलता है। दरअसल इन्हें यहाँ पर खाना ढूंढना है। ये एक थिएटर के अंदर जाते हैं जहाँ पर फिंच को कुछ पॉपकॉर्न्स मिलते हैं और जब ये दोनों के दोनों बाहर आते हैं तो पॉपकॉर्न को एक प्लेट के ऊपर रखा जाता है और अगले पल वो अपने आप ही उबलना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। दरअसल यहाँ पर टेम्परेचर कम से कम 150 डिग्री रहता है, जिसमें किसी भी जानदार का जिंदा रहना नामुमकिन है। तब ये देखते हैं कि तूफान इनकी तरफ लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए बस से ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये रास्ते में होते हैं तो इन्हें समझ में आ जाता है कि ये इस तूफान से बच नहीं सकते, इसीलिए ये अपनी बस को वहीं पर रोककर चारों तरफ कीले ठोकते हैं और उन कीलों में बस की केबल्स को बांध देते हैं। तूफान अब इन तक पहुंच जाता है। इनकी बस हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, पर जल्दी तूफान यहाँ से गुजर जाता है। दरअसल ये वो तूफान नहीं होता जो कुछ देर पहले आने वाला था। तूफान जाने के बाद जब फिंच बस से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि गाड़ी का एक टायर फट चुका है, लेकिन उसके पास जैक नहीं होता, इसीलिए वो परेशान हो जाता है क्योंकि बिना जैक के टायर बदलना नामुमकिन है। वो ये बात रोबोट को बताता है। अगले पल रोबोट अपने हाथों से पूरी गाड़ी को उठा लेता है, जिस वजह से फिंच गाड़ी का टायर बदल देता है। फिंच को अपने रोबोट के इस काम से बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसका नाम जेफ रख देता है। अब ये लोग यहाँ से आगे निकल जाते हैं। रात को फिंच गाड़ी में सो जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि उसका डॉग भौंक रहा है। फिंच उठकर देखता है तो रोबोट उसके सामने होता है। रोबोट उसे बताता है कि मैं तुम्हारे डॉग की लैंग्वेज को सीख रहा हूँ। इसकी लैंग्वेज से मुझे पता चला है कि ये मुझे पसंद नहीं करता। फिंच कहता है कि तुम दोनों को घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी तुम दोनों की दोस्ती हो जाएगी। इसके बाद फिंच और उसके साथी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है जहाँ पर फिंच अपने डॉग को लेकर बाहर उतर जाता है। दरअसल ये लोग यहाँ पर छाए में होते हैं, इसलिए धूप इन्हें अफेक्ट नहीं करती। फिंच अपने डॉग के साथ अंदर रेस्टोरेंट में बैठ जाता है। वहीं बाहर रोबोट यानी कि जेफ को दिखाया जाता है जो गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। दरअसल उसके दिमाग में जो डेटा डाउनलोड किया था वो सिर्फ 72% ही डाउनलोड हुआ था, इसीलिए उसे हर चीज की पूरी नॉलेज नहीं होती। और जब वो गाड़ी चलाते हैं तो वो पीछे दूसरी गाड़ी में उसे टक्कर मार देता है, जिसकी आवाज से फिंच बाहर आता है। फिंच उसे कहता है कि तुम गाड़ी को वहाँ पर क्यों ले गए, तुम्हें इसे वापस ले आना होगा। और वो अपना हाथ धूप में लाता है, जिससे उसका हाथ जलना शुरू हो जाता है। दरअसल वो रोबोट को ये दिखाना चाहता है कि वो धूप में नहीं आ सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। इसके बाद रोबोट गाड़ी को वापस
फुसलाता है और एक बार फिर से घर के साथ उसे टक्कर मार देता है, जिसे देखकर फिंच को फ्रस्ट्रेशन होती है और अब वो अपने डॉग के साथ वापस गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन अब वो खुद गाड़ी नहीं चलाता बल्कि रोबोट चलाता है और वो गाड़ी को बिल्कुल ठीक चला रहा होता है, जिससे उसे खुशी भी होती है। पूरा दिन सफर करने के बाद ये रात को एक जगह पर रुकते हैं। ये सब के सब अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं, जहाँ पर आसमान बहुत ही खूबसूरत होता है। जेफ फिंच से पूछता है कि हम रात को सफर क्यों नहीं करते। फिंच जेफ को बताता है कि अब इस दुनिया में कुछ इंसान बचे हुए हैं जो सिर्फ रात को एक दूसरे को लूटने के लिए निकलते हैं, पर दिन में धूप की वजह से कोई भी किसी को लूट नहीं सकता, क्योंकि धूप में इंसान नहीं निकल सकते, इसीलिए हम दिन में सफर करते हैं। अब इसके बाद फिंच गाड़ी में सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जेफ उसे पूछता है कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। फिंच बताता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन जेफ की मेमोरी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मेडिकल से जुड़ी हुई होती हैं और उसी डेटा की मदद से वो फिंच का ट्रीटमेंट करता है, जिससे फिंच को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जेफ गाड़ी चलाकर यहाँ से आगे निकल पड़ता है और कुछ ही घंटों का सफर तय करने के बाद वो एक मॉल के बाहर पहुंचता है। वो देखते हैं कि फिंच पीछे सो रहा है, इसीलिए वो फिंच के छोटे रोबोट को लेकर बाहर निकल जाता है। अब जेफ और फिंच का छोटा रोबोट खाना ढूंढने के लिए मॉल के अंदर जाते हैं। वहीं फिंच की आंख खुल जाती है और जब वो अपने रोबोट्स को अंदर नहीं देखता तो उसे टेंशन हो जाती है। वो अपना सूट पहनकर बाहर आ जाता है। वहीं फिंच के छोटे रोबोट को दिखाया जाता है, जिसे नीचे खाना दिखता है और जैसे ही वो नीचे जाता है वो नीचे गिरकर पूरी तरह से बिखर जाता है। उसकी आवाज से फिंच भागता हुआ उस तरफ जाता है और देखता है कि उसका छोटा रोबोट पूरी तरह से बिखर चुका है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो उसे हमेशा के लिए ऑफ कर देता है। इसके बाद वो जेफ के पास जाता है और उसे कहता है कि हम ऐसे कहीं पर भी नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, हमें यहाँ इंसानों से खतरा है। अब ये गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक गाड़ी की लाइट जलती है और वो गाड़ी इनके गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। फिंच को ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो जेफ को गाड़ी तेज चलाने को कहता है। जेफ गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाता है, लेकिन अब भी वो गाड़ी उनकी गाड़ी का पीछा कर रही होती है और तभी इनके सामने एक फ्लाईओवर आता है। जेफ गाड़ी को फ्लाईओवर के ऊपर ना ले जाकर नीचे ले जाता है। हालांकि फिंच उसे ऐसा करने से मना भी करता है, लेकिन वो फिंच की बात नहीं सुनता और गाड़ी जब फ्लाईओवर के नीचे आ जाती है तो जेफ गाड़ी से उतरकर गाड़ी को धकेलता हुआ फ्लाईओवर के नीचे कर देता है और खुद भी गाड़ी के अंदर आ जाता है। फिंच को बहुत डर लगता है कि अब इंसान आकर उसे मार देंगे और उसकी गाड़ी और उसके सारे सामान को यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन वो लोग जो उनका पीछा कर रहे थे उन्हें नहीं पता चलता कि ये फ्लाईओवर के नीचे थे, इसीलिए वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब फिंच गाड़ी से बाहर आता है और देखता है कि सोलर पैनल पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो रोबोट से यानी कि जेफ से कहता है कि तुमने इसे खराब कर दिया, तुम्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए। वो उसे बहुत डांटता है और उसके बाद गाड़ी के अंदर चला जाता है। दरअसल उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो अपना पेशेंस भी खो रहा होता है। जेफ भी अब गाड़ी के अंदर आ जाता है। फिंच को एहसास होता है कि उसे जेफ को डांटना नहीं चाहिए था। वो जेफ को कहता है कि जब ओजोन लेयर शुरू में खत्म होना शुरू हुई थी तो सबको ऐसा लगा था कि कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए इंसानों ने अपने आप को अपने घर के अंदर कैद कर लिया। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी थे जिन्हें पता था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, इसीलिए वो अपने सर्वाइवल के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे। उन लोगों में से मैं भी एक था। एक दिन जब मैं एक मॉल में गया तो वहाँ पर एक बच्ची थी जो अपने सामान को इकट्ठा कर रही थी। उसके साथ उसकी मॉम भी थी। उसकी मॉम ने अपनी बेटी को गन दी थी और कहा था कि कोई भी इंसान तुम्हारे सामने आने की कोशिश करे तो उसे शूट कर देना। हालांकि मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन गन की वजह से मैं सामने नहीं गया और कुछ ही देर बाद वहाँ पर दूसरे लोग आ गए और उन्होंने उस बच्ची को और उसकी मॉम को मार दिया। उन लोगों के जाने के बाद मैं उस बच्ची के पास गया तो मैंने देखा कि उसका बैग हिल रहा है और अगले पल उसके बैग के अंदर से डॉग निकला जो आज भी मेरे पास है। हालांकि मैं उस बच्ची को और उसकी मॉम को नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं इस डॉग को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बनाया था। अब ये रात यहीं पर गुजारते हैं और अगली सुबह जब फिंच सो रहा होता है तो जेफ गाड़ी को लेकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ता है। वो उन पोस्ट कार्ड्स को भी देखता है जो हमेशा फिंच अपने पास रखता है। फिंच ने जेफ को बताया था कि पोस्ट कार्ड्स उसके अंकल ने दिए हैं और जब जेफ पोस्ट कार्ड्स के पीछे पड़ता है तो उसे पता चलता है कि ये पोस्ट कार्ड्स उसके डैड ने उसे दिए थे। अब वो गाड़ी चला ही रहा होता है कि तभी एक तितली गाड़ी के फ्रंट ग्लास से टकरा जाती है, जिसे देखकर जेफ हैरान हो जाता है। वो फिंच को उठाता है। फिंच जब उस तितली को देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। वो समझ जाता है कि बाहर का मौसम अब पहले से बदल चुका है। वो अपना हाथ बाहर धूप में निकालता है, लेकिन इस बार उसका हाथ नहीं जलता और इसके बाद वो बिना सूट के ही बाहर निकल जाता है। फिंच देखता है कि सामने एक फूल खिला हुआ है। ओजोन लेयर जो पूरी तरह से तबाह हो गई थी, अब कुदरत ने उसे दोबारा बना दिया होता है, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल में है, कोई भी बाहर आ सकता है। तभी एक और तितली उसके हाथ पर आकर बैठ जाती है, जिसे फिंच को बहुत खुशी होती है। वो समझ जाता है कि जमीन अब दोबारा से रहने लायक हो गई है। अब एक बार फिर से ये अपनी गाड़ी से सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि फिंच एक खास सूट पहनता है, क्योंकि वो अर्थ का दोबारा से पहले जैसा होने का जश्न मना रहा होता है। फिंच और जेफ एक
दूसरे के पास बैठ जाते हैं। जेफ फिंच से कहता है कि आपने मुझसे झूठ कहा था कि पोस्ट कार्ड आपके अंकल ने आपको दिया था, जबकि उसके पीछे आपके फादर का नाम लिखा हुआ है। वो बताता है कि वो कार्ड मेरे फादर ने मुझे दिया था। दरअसल मेरे पैदा होने के बाद मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं उनसे कभी नहीं मिला और जब उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था तो मैंने ये सूट बनवाया था जो मैंने आज पहना है, लेकिन कभी भी मैं उनसे मिल नहीं पाया। मुझे सूट पहनने का मौका पहले कभी नहीं मिला। आज मैं खुश हूँ, इसलिए मैंने ये सूट पहना है। जेफ कहता है कि आपके पास तो और भी बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स हैं। फिंच बताता है कि मैं दुनिया घूमना चाहता था, इसीलिए मैंने इन सब पोस्ट कार्ड्स को खरीदा था, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाया। मेरा सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ। सैन फ्रांसिस्को में जो ब्रिज है, जब उसके ऊपर खड़ा होकर लोग दुनिया देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जेफ कहता है कि हम भी वहां तक जरूर जाएंगे, हम भी उस ब्रिज से देखेंगे। फिंच कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे डॉग का ध्यान रखोगे। जेफ कहता है कि मैं वादा करता हूँ। इसके बाद वो जेफ को डॉग के साथ खेलने को कहता है। जेफ जब बॉल फेंकता है तो डॉग बार बार बॉल को जेफ के पास नहीं बल्कि फिंच के पास लाता है। फिंच जेफ से कहता है कि जल्दी ये तुम्हारे साथ खेलना शुरू कर देगा, और अब फिंच की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जेफ फिंच को बस की तरफ ले जाने लगता है। फिंच जेफ को गले से लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कभी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें एक मशीन समझा, लेकिन तुम इंसानों से भी बेहतर हो। फिंच गाड़ी के अंदर चला जाता है और उसके साथ उसका डॉग भी। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वहीं जेफ को दिखाया जाता है जो बाहर गाड़ी का सारा सामान इकट्ठा करता है, पर उसी रात को फिंच की मौत हो जाती है। इससे जेफ को बहुत दुख होता है। वो उसकी बॉडी को जलाकर अगली सुबह फिंच के डॉग के साथ खेलना शुरू करता है। फिंच का डॉग अभी भी उसके साथ खेल रहा होता है, यानी कि अब इन दोनों की भी दोस्ती हो चुकी है। जेफ डॉग को खाना भी खिलाता है जैसा कि फिंच ने उसे समझाया था, और उसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, चारों तरफ हरियाली है, यानी कि जमीन पर अब जिंदगी दोबारा लौट आई है। ये दोनों के दोनों सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। जैसा कि फिंच ने कहा था कि इंसान वहां पर पहुंचकर जब दूर तक देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जेफ भी ऐसा ही करता है। तभी वहां पर उसे एक नोट दिखता है जो एक जेनिफर नाम की लड़की का होता है, जिसने अपने बारे में लिखा होता है कि हम ठीक हैं, अगर कोई इस नोट को देखे तो हम तक जरूर आए। उसने अपना एड्रेस भी वहां पर लिखा होता है। जेफ डिसाइड करता है कि वो उनकी मदद जरूर करेगा, और जाने से पहले वो फिंच के पोस्ट कार्ड पर अपनी फिंच की और डॉग की फोटो बनाकर यहीं पर लगा देता है। और अब वो अपने डॉग के साथ उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर वो लड़की है, ताकि वो उस लड़की की मदद कर सके। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।